हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल। आज आप लोग को रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। देखते हैं हम लोग कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, जैसा कि हमने पता है कि लाइट, ऑब्वियसली इस पूरे रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट की ही बात करेंगे। और लाइट क्या होता है? एक वेव। और किसी भी वेव के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, वो क्या होता है? v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा कहें या v इक्वल्स टू एन लैम्डा कहें या v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा कहें, बात एक ही है। v इक्वल टू एफ लैम्डा, एन लैम्डा, न्यू लैम्डा कहें, बात एक ही है। f क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा कह रहा हूँ। v क्या होता है? वेव की स्पीड। v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव। लैम्डा वेवलेंथ, f फ्रीक्वेंसी और v क्या है? स्पीड। तुम जरा बताओ मुझे एक बात कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़े, किसी वेव की अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि अगर इस फॉर्मूले से कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्पीड तो इंक्रीज होगी, जबकि ऐसा नहीं है। स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने या घटने से स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती, ना वेवलेंथ पे डिपेंड करता। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। v इज द स्पीड ऑफ वेव विच डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि वेव किस मीडियम से होके, किस माध्यम से, किस मीडियम से होके गुजर रहा है। कि वो वेव ग्लास से गुजर रही, कि वाटर से गुजर रही, कि ऑयल से गुजर रही। मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदलेगी, अगर मीडियम नहीं बदला तो स्पीड नहीं बदलेगी। ठीक, तो स्पीड को इनसे मतलब नहीं, सिर्फ मीडियम से मतलब है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि f इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, क्या कहते हो? अगर स्पीड बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगा? इसकी स्पीड के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वही कुछ लोग को लगता है स्पीड के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जबकि बिल्कुल नहीं, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। जो एफ फ्रीक्वेंसी है वो भी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि किसी बल्ब से लाइटें निकल रही, तो उस लाइट के लिए बल्ब क्या हो गया? सोर्स। तो लाइट रे उस बल्ब पे डिपेंड करेगी। अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे गले से आवाज निकल रही, तो इस साउंड वेव के लिए मेरा गला क्या हुआ? सोर्स। तो जो वेव पैदा करेगा वही क्या हुआ? सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सोर्स नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अब बात बचा लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ। क्या कहते हो? स्पीड के बढ़ने से लैम्डा बढ़ेगा, घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? स्पीड के बढ़ने से, स्पीड के इंक्रीज करने से लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, स्पीड के बढ़ने से लैम्डा इंक्रीज करेगा। स्पीड इंक्रीज करेगी तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि लैम्डा जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। लैम्डा दोनों पे डिपेंड करेगा। अरे भाई, वी एफ और लैम्डा के बीच में रिलेशन है, v इक्वल टू एफ लैम्डा है, ये रिलेशन है, एक ही बात है। तो इन तीन क्वांटिटी में अगर एक क्वांटिटी बाकी दोनों पे डिपेंड नहीं की, दूसरी क्वांटिटी भी बाकी दोनों पे डिपेंड नहीं की, तो कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो होगी जो बाकी दोनों पे डिपेंड करेगी। अगर तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं किए तो किस बात का फार्मूला? तो फार्मूला है तो डेफिनेटली कोई ना किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा। तो लैम्डा जो है वो v पर भी डिपेंड करेगा और f पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड के बढ़ने से लैम्डा इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से लैम्डा जो है वो डिक्रीज करेगा। तो क्लियर हो गया कि लैम्डा जो है वो स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगा। स्पीड पे डिपेंड करने का मतलब होता है कि मीडियम पे डिपेंड करना, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना मतलब सोर्स पे डिपेंड करना। तो लैम्डा मीडियम और सोर्स दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव विच डिपेंड्स ऑन बोथ मीडियम एज वेल एज सोर्स। इसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, मीडियम एज वेल एज सोर्स। मीडियम पे भी डिपेंड करेगा और सोर्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग को प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है। जब भी आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आप क्लासरूम में बैठे हो और मैं आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूँ। भले आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप रिकॉर्डेड नहीं, आप लाइव लेक्चर ले रहे हो, वो भी क्लासरूम में बैठकर। तब तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। एकदम सिंसियरली क्लास अटेंड करो, ये मानते हुए कि तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो। ठीक है, ये हो गया। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस दो मीडियम को अलग कर रहा, नीचे कोई और मीडियम, दूसरा कोई ऊपर कोई और मीडियम,
और लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे सीधे पास नहीं करती, लाइट रे बेंड करती है। इधर इधर लाइट रे बेंड करेगी, इधर भी बेंड कर सकती है, इधर भी बेंड कर सकती है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। क्या पता नीचे वाटर हो और ऊपर एयर हो, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ। अब तुम बताओ, अगर मान लो इस बल्ब से यहां पे लाइट रे निकल रही और इस लाइट रे की वाटर में स्पीड क्या है? v1। जब ये लाइट रे वाटर से एयर में जाएगी तो स्पीड क्या रहेगी? v1 या v2? जवाब दो। अगर वाटर में v1 है तो स्पीड एयर में क्या होगी? बिल्कुल सही, स्पीड बदलेगी, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। मीडियम बदल गया तो बिल्कुल स्पीड जो है वो बदल जाएगी। क्या कहते हो फ्रीक्वेंसी के बारे में? अगर यहाँ पे वाटर में लाइट की फ्रीक्वेंसी f1 है तो उसी लाइट की एयर में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f1 की f2? f1 या f2? जवाब दो, क्या होगी फ्रीक्वेंसी? f1 की f2? नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे f थी तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? f, क्योंकि लाइट रे इस बल्ब से निकल रही, तो इस लाइट के लिए बल्ब क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो मीडियम के बदलने से क्या सोर्स बदला? क्या ये बल्ब ट्यूबलाइट हो गया? नहीं, बल्ब तो वही रहा, सोर्स वही रहा, सोर्स नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने देखा था। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी f थी तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f। सोर्स नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या कहते हो लैम्डा के बारे में? अगर यहाँ वेवलेंथ, इस लाइट का वेवलेंथ λ1 है तो यहाँ मैं क्या लिखूँ? λ1 की λ2? बिल्कुल सही, λ2, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या है? v/f। यहाँ फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली लेकिन स्पीड बदल गई, और स्पीड बदलेगी तो लैम्डा बदलेगा, स्पीड बढ़ेगी लैम्डा बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो लैम्डा घटेगा, तो लैम्डा में चेंज हुआ। तो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया। इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, बट स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन स्पीड और वेवलेंथ दोनों के दोनों चेंज होंगे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप लोग प्रॉपरली। नोट्स बनाना है, नोट्स देखो, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने के लिए हो सकता है मैं आपको टाइम ना दूं तो आप वीडियो को रोक के आप नोट्स बनाएं। नोट्स प्रॉपरली बनना चाहिए, हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, समझना भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब तुम बताओ मुझे, लेट्स से तुम पहले ये बताओ, अगर मैं बात करूं वेब ग्योर की बात करूं तो यहां पर किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड का कि वायलेट का? यहां पे कई सारे कलर्स है, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड का कि वायलेट का? जैसे से हम इधर बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। रेड का वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा, और वायलेट का वेवलेंथ क्या है? सबसे कम। ये कलर्स हैं, ठीक। तो ये बताओ, लेट्स से वाटर में जो लाइट रे गई, मान लो इस लाइट रे कलर जो है वो ग्रीन है, इस लाइट रे कलर अगर ग्रीन है, ग्रीन, ये मत कहना कि तो रेड दिख रहा है, चलो मैं बोल दे रहा हूं, मान लो कलर ग्रीन है, वाटर में इस लाइट का कलर जो है वो क्या है? ग्रीन है, ग्रीन। तो बताओ, जब ये लाइट रे एयर में जाएगी तो एयर में जाने से हमें बताओ, तुम पहले ये बताओ, एयर में जाने से वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में क्या होती? ज्यादा, वाटर में क्या होती? कम। तो एयर में जाने से स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, बिल्कुल वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर यहाँ पे लाइट का वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है तो क्या पता यहाँ पहुंचते पहुंचते वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 600 नैनोमीटर। अरे मेरा मतलब 600 से नहीं है, मेरा मतलब है कि 500 से ज्यादा होगा, क्या पता 550, क्या पता 560, क्या पता 600, वो तो कैलकुलेट करने के बाद मालूम पड़ेगा। मेरा मतलब कि वेवलेंथ जो होगा 500 से क्या होगा? ज्यादा। तो बताओ, जब ये लाइट रे वाटर से एयर में जाएगी तो उसका कलर किधर शिफ्ट होगा? अभी तो कलर ग्रीन है, अभी ग्रीन है, जब एयर में जाएगा तो कलर किधर शिफ्ट होगा? रेड की तरफ कि ब्लू की तरफ? रेड की तरफ या ब्लू की तरफ? तो आप लोग कहते हैं रेड की तरफ, क्यों कहते हैं? कि वेवलेंथ बढ़ गया तो कलर रेड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर वाटर में लाइट का कलर क्या है? ग्रीन, तो एयर में भी लाइट का कलर क्या होगा? ग्रीन। लाइट का कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। हाँ, वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ बदल गया? हाँ, बदल गया वेवलेंथ, फिर भी कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर लाइट रे की फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो कलर बदलेगा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो कलर नहीं बदलेगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पे लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो कलर भी चेंज नहीं होगा। ये हमने एक नई और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि भले वेवलेंथ बदल गया लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, इसलिए कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो चाहो तो आप यहां लिख सकते हो कि इफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज देन द कलर विल नॉट चेंज, इफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज देन द कलर विल नॉट चेंज। ठीक, ये तो बात हुई स्पीड की, फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ा कि कलर चेंज नहीं होगा, कलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखें हम लोग क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी दिखाते हैं और एन से भी दिखाते हैं, म्यू और एन से दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हर मीडियम का अपना एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, अगर मैं पूछूं, मान लो ये कोई मीडियम है, जैसे ऑयल है, मान लो कि ऑयल है, मैं पूछूं इस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा C अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा C अपॉन वी। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और V क्या है? C तो स्पीड ऑफ लाइट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, V क्या है? V भी स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और V भी यहाँ पर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। तो फिर फर्क क्या है मीडियम का? C कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में। किस मीडियम में? जिस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे, मतलब म्यू इक्वल टू कितना हो गया? C अपॉन वी, म्यू इक्वल टू C अपॉन वी। अगर मैं पूछूं कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो यहां V क्या रखना पड़ेगा? ऑयल में लाइट की स्पीड, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड वैक्यूम में अपॉन लाइट की स्पीड ऑयल में, ऑयल में लाइट की स्पीड। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हुई? C बाई वी, C बाई वी। ठीक, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्ट 1 होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्ट 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से हल्का सा ज्यादा होता है, इसको लगभग 1 कहेंगे। एयर का हल्का सा 1 से ज्यादा, लगभग क्या होगा? 1। और किसी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हो तुम? 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम? किसी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम क्या कहते हो? 1 से ज्यादा या 1 से कम? देखो म्यू इक्वल टू कितना होता है? C अपॉन वी। और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? वैक्यूम में। मीडियम में क्या होती है? कम। तो C और V में C क्या है? ज्यादा, और V क्या है? कम, और C ज्यादा है, V कम है। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन V। जैसे कि अगर मैं कहूं, मान लो ये वाटर है, मान लो ये वाटर है, और वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं पूछूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा C, और C पता है आपको, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू पावर 8, और लाइट की स्पीड वाटर में 2.25 इंटू 10 टू पावर 8। सॉल्व कर लेंगे, ये जो म्यू आएगा वो कहलाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर में लाइट की स्पीड, तो निकल गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब देखो, अगर मैंने कहा, अगर मान लो ऐसा कुछ कहा, ये ग्लास है और ये वाटर है, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, REL, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक, ऐसे ही मान लो मैंने ये कहा, तुम देख सकते हो μ2 1, तो इसका मतलब क्या है? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसा भी लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का मतलब होगा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही लिखा हुआ है। μ2 1 या 1 μ2, μ2 1 या 1 μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कि अगर मैंने कहा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहलाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़े, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, तो बात कर रहे थे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हाँ, तो अगर मैं कहूँ 1 μ2 मतलब μ2 1
जैसे इसकी वैल्यू क्या है ग्लास अपॉन वाटर, तो ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी μ2 अपॉन μ1। ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 से ज्यादा कि 1 से कम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा या 1 से कम? दोनों हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। जरा तुम मुझे ये बताओ इनमें से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, ये वाला कि ये वाला? रिलेटिव कौन है, दोनों है। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर होगी और इसकी वैल्यू म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास होगी। म्यू ग्लास जो होता है वो 1.5 होता है और म्यू वाटर 1.33 के आसपास होता है। तो म्यू वाटर 1.33, म्यू ग्लास 1.5। तुम देखो ये वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा और ये वैल्यू क्या है 1 से कम, और दोनों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। एकदम क्लियर है ये चीज? तो ठीक, तो ये हमने देखा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा 1 से कम कुछ भी हो सकती है। फिर से लिखता हूं इसको मैं, हाँ, तो 1 μ2 कहें या μ2 1 कहें, इसकी वैल्यू क्या होगी μ2 अपॉन μ1। अभी हमने देखा था कि मीडियम के बदलने से स्पीड बदल जाएगी, v1 से v2 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी f की क्या रहेगी f, लेकिन वेवलेंथ बदल जाएगा। वेवलेंथ λ1 का λ2 हो जाएगा, वेवलेंथ जो है वो बदल जाएगा। तो बताओ μ2 की वैल्यू क्या लिखूं? म्यू का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन v। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में लाइट की स्पीड। तो μ2 इक्वल टू क्या लिखूं? μ2 इक्वल टू, सही कहा आपने, μ2 क्या होगा c अपॉन v2। क्या कहते हैं μ1 क्या लिखूं? बिल्कुल सही सोच रहे हो, μ1 क्या होगा c अपॉन v1। c और c क्या हो गए कैंसिल, c और c जो है वो कैंसिल हो गया एंड दैट इक्वल्स टू कितना हो गया v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। और v की वैल्यू क्या होगी f लैम्डा। v जो होगा वो f लैम्डा, स्पीड, वेव की स्पीड क्या होती है f लैम्डा। तो देखो तुम v1 की वैल्यू v1 इक्वल टू f लैम्डा 1 होगा और v2 इज इक्वल्स टू कितना होगा f लैम्डा 2। तो इस तरह से f और f जो हुआ वो कैंसिल हो गया और f और f कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई λ1 अपॉन λ2। ठीक, तो यहां से तुम देख सकते हो ऐसे ही μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2। तो एक फार्मूला की तरह ये हो गया कि μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2, μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2। अब इसको और लास्ट इसको देखो, तो ये μ1 λ1 इक्वल्स टू μ2 λ2, μ1 λ1 इज इक्वल्स टू μ2 λ2। तो μ1 λ1 इज इक्वल्स टू μ2 λ2। ये क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से क्लियर है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी कम, और उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ भी क्या होगा कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी कम, वेवलेंथ भी क्या होगा कम। ठीक है, बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि मैं ऐसे बोल दूं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है c अपॉन v। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज़्यादा। ठीक, तो ये था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी प्रॉपरली अपने क्लास नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, यहाँ भी तो अगर तुम्हें फिगर ड्रॉ कर ही रहे हो तो फिर से यहाँ लिख देना कि यहाँ कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ लाइट का कलर अगर येलो था तो यहाँ भी लाइट का कलर येलो ही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, नंबर ऑफ वेव। ये बहुत सिंपल चीज़ है। वेव को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, वेव। ठीक है, ये वेव है और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं एक वेव, वन वेव। और वन वेव की लेंथ जो होती है वो कहलाती है वेवलेंथ लैम्डा। ये वन वेव कहलाएगा और वन वेव की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो एक वेव बताओ यहां से यहां तक कितने वेव हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने वेव हैं, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव, दो वेव हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां से यहां तक की दूरी l है और हमें पता है कि ये लैम्डा है। एक वेव की लंबाई कहलाती है वेवलेंथ लैम्डा। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, बिल्कुल सही सोचा। नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, l बाई लैम्डा। हाँ, अगर l की वैल्यू 10 लैम्डा हो, भाई तुम्हें पता है कि अगर 10 लैम्डा हो तो नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे 10। नंबर ऑफ वेव्स कैसे 10 निकलेंगे, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है इस तरह से वो 10 आ जाएंगे। तो ये क्लियर है कि नंबर ऑफ वेव्स जो होगा वो कितना होगा l अपॉन लैम्डा। ठीक, इसको लिख लेंगे आप लोग, ये हमारा नंबर ऑफ वेव्स है। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है,
लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक लाइट एक ग्लास स्लैब से पास कर रही, ग्लास स्लैब, तो लाइट जो है एक ग्लास स्लैब से पास कर रही, उस ग्लास स्लैब की थिकनेस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना 3/2, और कोई लाइट रे इस ग्लास स्लैब से पास कर रही, और इस लाइट का वेवलेंथ दे रखा है, लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ भी गिवन है। तो पूछा है कि इस ग्लास स्लैब के अंदर मतलब यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, ये पूछा है, नंबर ऑफ वेव्स। जल्दी निकालो, बताओ क्या होंगे नंबर ऑफ वेव्स, वीडियो को रोक लो और नंबर ऑफ वेव्स निकालो, ग्लास स्लैब में नंबर ऑफ वेव्स निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं सॉल्व करता हूं नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, नंबर ऑफ वेव्स कितना होगा L अपॉन लैम्डा, L यहाँ पे ग्लास स्लैब के अंदर L मिलता है 12 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक, तो इससे आंसर आ गया। इससे नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू क्या आ गई 2 × 10⁵, नंबर ऑफ वेव्स 2 × 10⁵ आया। बोलो क्या सही किया मैंने, क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ सही, गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, नंबर ऑफ वेव्स क्या है L/λ, हमें पता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा ऊपर कि मीडियम के बदलने से वेवलेंथ बदलता है, मीडियम के बदलने से स्पीड भी बदलेगी, वेवलेंथ भी बदलेगा। तो अगर यहां देखो ये ग्लास है, नंबर ऑफ वेव्स किसमें निकालना है, ग्लास में, तो ये लंबाई किसकी रखेंगे, ग्लास में, ग्लास की लंबाई, तो लैम्डा भी जो होगा वो किसमें होगा, ग्लास में लाइट का वेवलेंथ। अगर ये ग्लास में लेंथ है तो ये ग्लास में लाइट का वेवलेंथ होगा, मतलब L और लैम्डा सेम मीडियम के होना चाहिए। अगर ये ग्लास का तो ये भी किसका होना चाहिए, ग्लास का, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। L तो हमने रखा ग्लास का, लेकिन लैम्डा हमने किसका रखा, एयर का, एयर में वेवलेंथ, एयर में क्या रखा वेवलेंथ, इसलिए ये जो निकला वो गलत है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस लाइट का वेवलेंथ जो एयर में 600 था वो ग्लास में कितना होगा, ग्लास में इसी लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, सबसे पहले ये निकालना है और फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी सॉल्व करो, करेक्शन करो। ठीक है, चलो मैं करूं, मैं करता हूं। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला यूज किया μ1 λ1 = μ2 λ2, है ना। आज ही हमने पढ़ा, आज ही हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा क्या कि μ1 λ1 = μ2 λ2। तो यहां देखें μ1 λ1 = μ2 λ2, इसको मैं क्या कह सकता हूं, म्यू एयर लैम्डा एयर = म्यू ग्लास लैम्डा ग्लास। म्यू एयर कितना है, म्यू एयर कितना होगा 1, म्यू एयर जो है वो कितना होगा 1, लैम्डा एयर कितना है 600 और म्यू ग्लास कितना है 3/2, तो लैम्डा ग्लास आ गया, एयर 1 लैम्डा एयर 600 म्यू ग्लास 3/2, तो लैम्डा ग्लास की वैल्यू जो आई ये कितनी आ गई 400 नैनोमीटर। इसका मतलब लैम्डा ग्लास का मतलब हुआ कि ग्लास में लाइट का वेवलेंथ, ग्लास में लाइट का वेवलेंथ कितना आ गया 400 नैनोमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ वेव्स निकालें। इतना करने के बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब करेक्शन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स का करेक्शन। तो यहाँ पर जो होगा n = L/λ, L ग्लास में और लैम्डा ग्लास में कितना है 400, तो वैल्यू कितनी हुई 400, सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स 3 × 10⁵। तो पहले ये लिखेंगे और उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट था कि मीडियम बदलेगा तो वेवलेंथ भी बदलेगा, ये निकल गया नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं और किसको हम लोग रेरर मीडियम कहते हैं। कौन डेंसर मीडियम कहलाएगा और कौन रेरर मीडियम कहलाएगा, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहां पर देखो ये वेव वाटर से एयर में जाने वाली है, ये वेव वाटर से एयर में जाने वाली है। तो बताओ अगर वाटर और एयर में, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करें तो तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में वाटर क्या है, डेंसर मीडियम कि रेरर मीडियम? जवाब दो, वाटर क्या है, डेंसर है कि रेरर है? तो हाँ, तो आप लोगों को लग रहा, मैक्सिमम लोग को लग रहा कि वाटर जो है वो डेंसर है और एयर जो है वो रेरर है। ऐसा आपको लग रहा कि वाटर डेंसर
और एयर रेयर ऐसा लग रहा, क्यों लग रहा आप लोग को? ऐसा इसलिए लग रहा कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और एयर डेंसिटी कम होती है, इसलिए आपको वाटर डेंसर लगा और एयर क्या लगा? रेयर। यह बात बिल्कुल सही है कि वाटर और एयर में वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसके बावजूद भी डेंसिटी ज्यादा है, उसके बावजूद भी वाटर यहां पे इस फिगर में वाटर डेंसर नहीं, एयर रेयर नहीं, वाटर डेंसर नहीं, एयर रेयर नहीं। इस फिगर में वाटर जो है वो रेयर मीडियम है और जो एयर है वो डेंसर मीडियम है। हाँ, वाटर रेयर है और एयर क्या है? डेंसर। क्योंकि कौन सा मीडियम? हाँ सही बोल रहा हूं, सुनो तो, अरे पेशेंस रखो, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, 2 मिनट रुको तो सही। हाँ, तो वाटर क्या है? रेयर और एयर क्या है? डेंसर। क्योंकि कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा मीडियम रेयर होगा, उसको जानने के लिए हम लोग को सिर्फ डेंसिटी नहीं देखना होता, हमें डेंसिटी नहीं, हमें बेसिकली क्या देखना होता? वेव की स्पीड। हमें बेसिकली वेव की स्पीड देखनी होती है, स्पीड, डेंसिटी नहीं देखना। डेंसिटी को मत देखना, किसको देखना? स्पीड को। जिस मीडियम में वेव की स्पीड कम होती है, जिस मीडियम में वेव की स्पीड कम होती है वो मीडियम डेंसर कहलाता है और जिसमें ज्यादा वो रेयर कहलाता है। तो कम स्पीड वाला क्या कहलाएगा? डेंसर। ज्यादा स्पीड वाला क्या कहलाएगा? रेयर। तुम यहां पे देखो, एक मिनट, हाँ देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, स्पीड ऑफ वेव इन डेंसर मीडियम इज, क्या लिखूं? लेस की ग्रेटर? लेस। स्पीड ऑफ वेव इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ वेव इन रेयर मीडियम। डेंसर में स्पीड कम होती है, कम होती है स्पीड। अब देखते हैं, चलो यहां देखो, देखते हैं कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है, वही देखने जा रहे हैं। यहां पे ध्यान दो, यहां पर साउंड वेव की बात हो रही, और आपने बचपन सुना है साउंड वेव के बारे में, सुना पक्का होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होती है? गैस में। तो लिक्विड और गैस में, गैस में क्या होती है? लिक्विड और गैस में देखें तो गैस में स्पीड साउंड की क्या होती है? कम, और लिक्विड में क्या होती है? ज्यादा। साउंड की बात कर रहा हूं, तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, सबसे कम गैस में। तो वाटर क्या हो गया? लिक्विड, और एयर क्या हो? गैस। और साउंड की स्पीड गैस में क्या होती है? कम। साउंड की स्पीड गैस में कम होती है और लिक्विड में ज्यादा होती है। तो यहां पे साउंड की स्पीड ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा का मतलब रेयर मीडियम, और स्पीड कम का मतलब डेंसर मीडियम। ठीक है, तो लिक्विड में स्पीड, ये गैस की तुलना में लिक्विड में स्पीड साउंड की ज्यादा होती है, और ज्यादा स्पीड मतलब रेयर, और गैस में कम, कम का मतलब क्या हुआ? डेंसर। अब तो क्लियर हुआ। तो हमें डेंसर जानने के लिए, डेंसर जानने के लिए हमें डेंसिटी नहीं, हमें क्या देखनी होती? स्पीड। तो ये क्या हो गया? रेयर, और ये क्या हो गया? डेंसर। ठीक, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जवाब दो, बताओ यहां पे फिर से वही, फिर से मेरा यही क्वेश्चन कि वाटर और एयर में, जवाब दो यहां पे, इस फिगर को देख के बताओ कि वाटर और एयर में वाटर क्या है? डेंसर की रेयर? हाँ, यहां पर बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर वाटर क्या है? डेंसर, और यहां पे एयर क्या है? रेयर। तुमको अभी तो मैंने वाटर को रेयर कहा था, अब मैं वाटर को डेंसर कह रहा हूं। हाँ, ध्यान से देखो, यहां पे कौन सी वेव है? साउंड वेव, और यहां पे कौन सी वेव है? लाइट वेव। और जिस मीडियम में वेव की स्पीड कम, वो क्या होगा? डेंसर। और लाइट की स्पीड वाटर में क्या होती है? कम, एयर में क्या होती? ज्यादा। लाइट की स्पीड वाटर में लगभग 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और एयर में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो लाइट की स्पीड वाटर में क्या है? कम, और जहां स्पीड कम, जहां स्पीड कम वो मीडियम क्या होता है? डेंसर। तो लाइट की स्पीड वाटर में क्या है? कम, तो वाटर क्या हो गया? डेंसर। और एयर में क्या है? ज्यादा, तो एयर क्या हो गया? रेयर। तो हमने क्या सीखा? हमने एक नई चीज सीखी, एक इंटरेस्टिंग चीज सीखी कि वही वाटर साउंड के लिए क्या है? रेयर, और वही वाटर लाइट के लिए क्या है? डेंसर। बिल्कुल, कंपैरिजन अगर एयर से हो तो ये हो गया। और इस टॉपिक में रे ऑप्टिक्स में, इस पूरे ऑप्टिक्स में ही हम लोग किसकी बात करेंगे? लाइट की। तो इस टॉपिक के लिए हमारे लिए, इस टॉपिक में हम लोग इसकी तो बात करेंगे नहीं, इसी की बात करेंगे। तो इस टॉपिक में लाइट की बात करेंगे, और लाइट के लिए वाटर क्या होगा? डेंसर, और एयर क्या होगा? रेयर। और जब भी हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मतलब लाइट के लिए डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मतलब लाइट के लिए रेयर। तो वाटर और एयर में वाटर ऑप्टिकली डेंसर हुआ और एयर ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिक्स की मतलब
अगर ऑप्टिकली बोल रहा है इसका मतलब लाइट की बात हो रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज सीखी, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, कर लो नोट, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। अच्छा, अगर लाइट की बात करते हैं हम लोग, तो म्यू जो है म्यू जो है मीडियम का म्यू साउंड के लिए डिफाइन नहीं होता। म्यू किसके लिए डिफाइन होता है? जब बात किसकी हो रही हो? लाइट की। तो हमें पता है कि डेंसर में, हमें ये बात पता है कि डेंसर में, चलो यहां लिख देता हूं, देखो इन डेंसर में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम। डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है। स्पीड इन डेंसर इज लेस देन स्पीड इन रेयर। और लाइट की अगर बात करेंगे तो म्यू इक्वल टू कितना होगा? C/V। और जहां स्पीड कम होगी वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। स्पीड कम, डेंसर में स्पीड कम, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ें, अब हम लोग बात करें बेसिकली क्या? स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो पहले इस पे आए, वही अभी आ रहे हैं, वही रुक जाओ लिख लेना। स्नेल्स लॉ की बात करें, स्नेल्स लॉ का ये फिगर है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट रे सीधे पास नहीं करती, लाइट रे सीधे पास नहीं करती, लाइट रे झुकती है। अच्छा, अगर लाइट रे इस पॉइंट पे गिरी, इस पॉइंट पर लाइट रे गिरी, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ये लाइन कहलाती है नॉर्मल। इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। हाँ, तो ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी, नॉर्मल। ये सरफेस दो मीडियम को लग करा, नीचे पहला मीडियम, ऊपर दूसरा मीडियम, और ये नॉर्मल हुआ। ठीक, तो लाइट रे सीधे नहीं जाती, लाइट रे झुकती है। या तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाती है, लाइट रे झुकेगी, या तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, या लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी। ठीक, तो ये लाइट रे कहलाती इंसिडेंट रे, और लाइट रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ये तो रिफ्रैक्शन, तो ये दोनों क्या हुई? इंसिडेंट रे, और ये क्या हुई? रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये R कहलाता है R कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने देखा कि लाइट सीधे नहीं जाएगी, या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के तरफ जाएगी। तो हमने देखा कि R की वैल्यू I से ज़्यादा भी हो सकती है, R की वैल्यू I से कम भी हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। हाँ, तो ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ कहता है, अभी ऊपर लिखा भी हुआ है, दिखा भी दूंगा मैं आप लोग को। तो सेकेंड लॉ है वो कहता है क्या? कि μ2 अपॉन μ1। स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। ये स्नेल्स सेकेंड लॉ है, ठीक, तो सेकेंड लॉ हो गया। इसको मैं इस तरीके से याद करने की बजाय मैं इसको ऐसे याद रखता हूं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। ऐसे याद रखना इजी है, इसमें गलती नहीं होती है। इसमें गलती क्यों नहीं होती है? अगर ये फर्स्ट मीडियम का म्यू है तो ये फर्स्ट मीडियम का एंगल, सेकंड मीडियम का म्यू सेकंड मीडियम के अंदर एंगल, तो इसे हमें भूलता नहीं है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल। तो ऐसे याद रहता है क्या? μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R, μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। इसमें आप लोग जल्दबाजी में गलती कर सकते हो कि μ2 अपॉन μ1 की जगह μ1 अपॉन μ2 कर दो, या साइन I अपॉन साइन R की जगह क्या पता साइन R अपॉन साइन I कर दो। इसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं करोगे तो आप भी ऐसे याद रखना μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। ठीक, और जैसा कि हमें पता है, तुम्हें देख लो इन दोनों का इसका मल्टीप्लिकेशन
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, सेम। तो ये फॉर्मूला कहता है कि अगर म्यू2 ज़्यादा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम, और म्यू2 कम है तो आर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अगर म्यू2 और म्यू1 में म्यू2 ज़्यादा तो आर कम, म्यू2 कम तो आर ज़्यादा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं लाइट रे कहाँ से, इस फर्स्ट फिगर में लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेरर। रेरर का मतलब म्यू2 की वैल्यू क्या है, कम। अभी हमने देखा था डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, ज़्यादा, और रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। इस फिगर में म्यू2 की वैल्यू क्या है, कम, और म्यू2 कम है तो आर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और यहाँ तुम देख लो आर की वैल्यू आई से क्या है, ज़्यादा, और आर ज़्यादा तभी होगा जब लाइट रे नॉर्मल से दूर जाए। तो इसका मतलब जब भी लाइट रे रेरर मीडियम में घुसेगी लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर म्यू2 वाला डेंसर है तो म्यू2 और म्यू1 में म्यू2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, और म्यू2 ज़्यादा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आर की वैल्यू आई से कम है, और आर की वैल्यू आई से कम तभी होगी जब लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुके। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, और जब रेरर में जाएगा नॉर्मल से दूर जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू आई से ज़्यादा और यहाँ पे आर की वैल्यू आई से कम। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ था, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ, ये जो स्नेल्स लॉ है वो किस फिगर के लिए है, फर्स्ट फिगर के लिए कि सेकंड फिगर के लिए, ऑब्वियसली दोनों के लिए। ये स्नेल्स लॉ दोनों के लिए है। म्यू1 कौन सा मीडियम है, डेंसर एक रेरर, ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यू1 डेंसर भी हो सकता है और म्यू1 रेरर भी हो सकता है, वही बात म्यू2 के लिए। तो किसको कहेंगे म्यू1, म्यू1 मैं कहूँगा इस पूरे टॉपिक में किसी फॉर्मूले में मैंने अगर म्यू1 लिखा तो म्यू1 का मतलब होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे, चाहे वो डेंसर हो चाहे रेरर, इंसिडेंट रे वाला म्यू1 कहलाएगा। और म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो अभी जो एक्सप्लेन किया वही ऊपर ठीक से फिर से लिख देते हैं। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, सिंपल सा, तीनों सेम प्लेन में होंगे। तो ये हमारा जो है वो कहलाता है स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ तो ही मैंने बताया कि म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। और इसको ऐसे बेटर है कि ऐसे याद रखें कि म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर, ऐसे याद रखो, ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट रे वाला और म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टेड रे वाला, ठीक। अब एक और बात सुनो तुम लोग, वेक्टर में मैं एक वेक्टर की बात बताने जा रहा हूं। अगर तीन वेक्टर हों, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, लेट्स से यहां पे तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी। अगर तीनों वेक्टर सेम प्लेन में हैं, अगर तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है तो इन दो वेक्टर में, इन तीनों में से किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर तीसरे से इसका क्या ले लें, डॉट, डॉट ले लें, ए क्रॉस बी डॉट सी या बी क्रॉस सी डॉट ए या सी क्रॉस ए डॉट बी, कुछ भी ले ले, कोई भी ले ले इनमें से। दो का क्रॉस लेने के बाद तीसरे से डॉट ले तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, पढ़ा होगा वेक्टर में, वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर तीनों सेम प्लेन में है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0, ये वैल्यू क्या आएगी, 0। ये वेक्टर में हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि अगर ये ए है और ये बी है तो ए क्रॉस बी किधर होगा, ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ए बी और सी तीनों सेम प्लेन में है और तीनों सेम प्लेन में तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, होता है ए क्रॉस बी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी सी के भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर हुआ तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इस कारण से ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा, 0। वही बात ये, वही बात ये, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहां पर जिस तरफ इंसिडेंट रे है, जिस तरफ इंसिडेंट रे है इसके अलोंग जो वेक्टर होगा उसको मैंने वेक्टर ई नाम दिया। तो वेक्टर ई हो गया वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। जिधर रिफ्रैक्टेड रे है उधर जो वेक्टर उसका मैं वेक्टर आर नाम दिया। वेक्टर आर कहलाएगा, क्या कहलाएगा वेक्टर आर, वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल के अलोंग जो वेक्टर है उसको मैंने एन नाम दिया, तो कहलाएगा वेक्टर अलोंग नॉर्मल। और अभी हमने देखा ये और ये तीनों अगर सेम प्लेन में है, इसका मतलब
तीनों अगर सेम प्लेन में है तो जो बात हमने यहां देखी थी वही बात इसके लिए भी होगी कि इन तीनों में से किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट फिर उसका तीसरे से डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, जीरो। वो क्या होगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ कहता है, फिर से आ जाए फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में है तो इन तीनों में से किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट से जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो। तो ई क्रॉस एन डॉट आर कितना होगा, जीरो। जरा जवाब दो तो, ई क्रॉस आर डॉट एन, बोलो जल्दी बताओ ये कितना होगा, बोलो बोलो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, जीरो। ई क्रॉस आर डॉट एन, जैसे ये जीरो था, ये जीरो था, ये जीरो था, उसी लॉजिक से ये भी क्या होगा, जीरो। ये सब के सब क्या होंगे, जीरो। तो फर्स्ट लॉ से ये बात समझ में आई। इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लेंगे। अभी कर लेना, रुक जाओ, अभी कर लेना, ठीक। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ और ये सेकेंड लॉ हुआ, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ये लिखा। इतना लिखने के बाद फिर ये फिगर भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ये फिगर भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये तो आप लिख ही चुके हो, इस चीज़ को तो आप ऊपर लिख ही चुके हो। यहाँ पे देखा आर की वैल्यू आई से ज़्यादा, यहाँ पे देखा आर की वैल्यू आई से कम, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ देख लिया। अब सेकेंड लॉ वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में सेकेंड लॉ क्या होगा, ठीक है। देखो इधर, तो सेकेंड लॉ होगा वेक्टर के फॉर्म में, उसकी वैल्यू ये होगी, मैं लिख दे रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के फॉर्म में म्यू टू, छोड़ो म्यू टू, म्यू वन लिखता हूं। इन वेक्टर फॉर्म सेकेंड लॉ वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, म्यू वन ई, म्यू वन ई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल्स टू म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये है हमारा स्नेल्स लॉ वेक्टर के फॉर्म में। स्नेल्स सेकेंड लॉ वेक्टर के फॉर्म में म्यू वन ई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल्स टू म्यू टू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये वेक्टर ई और ई कैप, ये दोनों क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये वेक्टर है। ये वेक्टर भी इंसिडेंट रे के अलॉन्ग है और ये वेक्टर भी इंसिडेंट रे के अलॉन्ग है। बस ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का पता है आपको कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ई कैप कहलाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे। तो जो ई कैप है वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे। जो एन कैप है वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल। और जो आर कैप है वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे ये कहलाएगा, ठीक। ये वही है, ये इंसिडेंट रे वाला, नॉर्मल वाला, रिफ्रैक्टेड रे वाला, बस ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1, ठीक। तुम देखोगे, तुम पाओगे जो डायरेक्शन ई क्रॉस एन कैप का होगा वही डायरेक्शन आर क्रॉस एन कैप का होगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम कहाँ पहुंच, इसको सॉल्व करने पे तुम देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, तुम देखो ये क्या होगा, इसको तुम ओपन करो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, लेट्स से सी कैप लिख दिया। सी कैप एक ऐसा वेक्टर, सी कैप जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं ई कैप क्रॉस एन कैप लिखूं तो पहले का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और ई और एन के बीच का, ई और एन के बीच का एंगल क्या होगा, आई, तो ये कितना होगा, साइन आई। और ई क्रॉस एन को मान लो मैं बोल दूं के कैप, ऐसे ही बोल दे रहा हूं, ई क्रॉस एन को मैं क्या बोल दे रहा हूं, के कैप। समझो आप लोग, पहला मैग्नीट्यूड दूसरा मैग्नीट्यूड साइन थीटा, पहले का मैग्नीट्यूड 1 दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल कितना है, आई, तो 1 1 साइन आई, एक के कैप हो गया। और इसकी बात करें आर कैप क्रॉस एन कैप, दैट इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू टू। यहां पर पहले का मैग्नीट्यूड क्या है 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू साइन थीटा, थीटा होगा इसके बीच का एंगल, और आर और एन के बीच का एंगल कितना है, आर और एन के बीच का एंगल कितना है तुम देख लो, आर। और डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप का
आर क्रॉस एन, ये भी कितना होगा के कैप, के कैप कैंसिल, क्या आ गया फॉर्मूला, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। पहुंच गए सेकेंड लॉ पे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग को दिक्कत तब हो रही होगी जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ याद नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं, ऐसे। तो तुम देखो, अगर E क्रॉस N को ऐसे ही अगर मैंने K कैप बोला, अगर E क्रॉस N का मैंने K कैप बोला, तो R कैप क्रॉस N कैप का भी डायरेक्शन क्या होगा, K कैप। तो K कैप क्या होगा, कैंसिल। इसके बीच का एंगल जो होगा, E और N के बीच का एंगल I कैप, और R और N के बीच का एंगल क्या होगा, R। ये I होगा और ये R होगा, पुट किया, ये बन गया फॉर्मूला μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। तो बस ऐसे ही बस मैं दिखा रहा था स्नेल्स लॉ वेक्टर के फॉर्म में। बहुत लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। अब शायद आप ये पहली बार देख रहे होगे स्नेल्स लॉ वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, जिसको प्रॉपरली आप लोग नोट कर लोगे। और मैंने दिखाया, और ये लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है, E कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे, N कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल, R कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक। तो कभी भी अगर वेक्टर के रूप में दिया हुआ हो, मान लो E कैप दिया हो, N कैप दिया हो, और हमें R कैप निकालना हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग R कैप निकाल सकते हैं। लेकिन तभी निकाल पाओगे जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता हो, जो कि हमने 11th में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो, वेक्टर की क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ो, तो जो मैंने अभी कहा वो सब आपको समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ हो गया। अब स्नेल्स लॉ के बाद हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल की क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, दो मीडियम से मिलकर एक क्रिटिकल एंगल बनता है। दो मीडियम से मिलकर एक क्रिटिकल एंगल बनता है। तो दो मीडियम होगा। अब उन दो मीडियम में से पक्का है कोई एक मीडियम क्या होगा, रेरर, और कोई एक मीडियम क्या होगा, डेंसर। एक रेरर होगा और एक डेंसर होगा। क्रिटिकल एंगल को मैं दिखाता हूं थीटा सी से। बहुत सारी बुक्स में सी से भी दिखाते हैं और बहुत सारी बुक्स में आईसी से भी दिखाते हैं। मैं दिखाता हूं थीटा सी से। तो अभी मैंने कहा कि दो मीडियम से मिलकर एक क्रिटिकल एंगल बनेगा, और साइन थीटा सी जो होगा वो क्या होगा, म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है कि जो साइन थीटा सी होता है वो क्या होता है, म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले पे दोबारा और आएंगे। जरा इस फॉर्मूले का यूज करके जल्दी से इस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। दो मीडियम से मिलकर एक क्रिटिकल एंगल, इनफैक्ट लिखा भी हुआ है, फॉर अ गिवन लाइट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया मतलब एक क्रिटिकल एंगल दो मीडियम पे डिपेंड करेगा। जरा इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ दो मीडियम है, एक मीडियम कौन सा है, ग्लास, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और इन दो मीडियम से मिलकर एक क्रिटिकल एंगल बनेगा। जल्दी से बताओ कि इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी सोचो क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा सी, जल्दबाजी में कुछ लोग देते हैं 3/2 अपॉन 4/3, कुछ लोग जल्दबाजी में ये लिख देते हैं 9/8। तुम दो गलती कर रहे हो। पहली गलती किए, पहली गलती की गलती किए, और दूसरी गलती की गलती पकड़ में आ रही है, तुम पकड़ नहीं रहे हो। कैसे गलती पकड़ में आ रही है, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, उनकी वैल्यू हमेशा एक या एक से क्या होनी चाहिए, कम। और यहां साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा। साइन थीटा की वैल्यू एक से ज्यादा है, और साइन थीटा 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, नहीं है 1 से ज्यादा पॉसिबल। अरे भाई, साइन थीटा से क्या होता है, रेरर अपॉन डेंसर। और इन दो मीडियम में कौन सा मीडियम रेरर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मतलब 1.33। तो दिख रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। एकदम क्लियर दिख रहा है, 4/3 मतलब 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपेयर में क्या है, कम, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो वाटर क्या हुआ, रेरर, और ग्लास क्या हुआ, डेंसर। तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, और म्यू वाटर कितना 4/3,
म्यू ग्लास कितना 3/2, तो आंसर 8/9। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, साइन इनवर्स 8/9, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। ठीक, अच्छा मान लो कि तुम भूल जा रहे हो, लेट्स से कि तुम भूल जा रहे हो कि साइन थीटा सी, तुम्हें मान लो याद नहीं आ रहा कि साइन थीटा सी, तुम मान लो भूल जा, जल्दबाजी में तुम भूल गए कि साइन थीटा सी म्यू आर अपॉन म्यू डी है कि म्यू डी अपॉन म्यू आर, तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका, तुम्हें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम, और साइन थीटा 1 से कम कब होगा, जब आंसर क्या हो, आंसर क्या हो, कम अपॉन ज्यादा, तभी तो वैल्यू 1 से कम होगी। तो कम अपॉन ज्यादा मतलब म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, क्योंकि ये कम होता है और ये ज्यादा। इस तरह से याद रहेगा कि साइन थीटा 1 से कम, उसकी वैल्यू कम अपॉन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा सी म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। हमें पता है, आज ही पढ़ा हमने कि म्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू रेरर क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी रेरर, और म्यू डेंसर क्या होगा, सी अपॉन वी डेंसर। तो इस तरह से साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई, साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आ गई, वी डेंसर अपॉन वी रेरर। इसका मतलब ये होता है लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में अपॉन लाइट की स्पीड रेरर मीडियम में, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में अपॉन लाइट की स्पीड रेरर मीडियम में, ये हो गया। अब बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला कम अपॉन ज्यादा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कम अपॉन ज्यादा कौन सा है, ये कि ये? ऑब्वियसली दोनों। साइन थीटा क्या होता है, 1 से कम, और 1 से कम दोनों होगा, तो ये भी क्या हो, कम अपॉन ज्यादा, और ये भी क्या है, कम अपॉन ज्यादा, और है भी। डेंसर में, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, लेकिन डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम, और रेरर में स्पीड क्या होती है, ज्यादा। तो साइन थीटा सी वी डेंसर अपॉन वी रेरर भी हुआ। ठीक, तो अभी हमने देखा कि दो मीडियम से मिलकर एक क्रिटिकल एंगल बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तो सिर्फ एक ही मीडियम है, सिर्फ एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, पूछा है क्रिटिकल एंगल, बताओ कैसे निकालोगे? सिर्फ यहां पर एक ही मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, पूछा है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, कैसे निकालोगे तुम, बोलो? जब भी कभी सिर्फ एक मीडियम दिया होगा तो हम लोग फिर क्रिटिकल एंगल निकालेंगे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अगर एक मीडियम दिया है फिर हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालेंगे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, मतलब दूसरा मीडियम क्या मान लेंगे, वैक्यूम। अगर दूसरा मीडियम वैक्यूम मान लिया, अगर दूसरा मीडियम हमने वैक्यूम मान लिया तो काम हो जाएगा। साइन थीटा सी क्या होता है, रेरर अपॉन डेंसर, रेरर अपॉन डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका ज्यादा, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो वैक्यूम जो हुआ वो रेरर हो गया, वो 1 हो गया, और जो मीडियम गिवन है वो डेंसर हो गया। ठीक है, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में साइन थीटा सी क्या होगा, रेरर 1 अपॉन डेंसर, जो ये गिवन है वो म्यू हो गया, तो साइन थीटा सी 1 अपॉन म्यू हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ म्यू दिया गिवन है तो दूसरा मीडियम क्या ले लेंगे, वैक्यूम, तो वैक्यूम क्या हो जाएगा, रेरर, और ये मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर, साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, यहां पर देखो तुम, ये लाइट रे डेंसर मीडियम से आ रही और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है। यहां पे लाइट रे तुम देखो कि डेंसर से आ रही और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो जब ये लाइट रे इस दूसरे मीडियम में पहुंचेगी तो जब बताओ कि आर कितना होगा, जवाब दो जल्दी से बताओ, आर की वैल्यू क्या होगी? मीडियम में पहुंचेगी तो पूछा है कि आर की वैल्यू क्या होगी, चलो लगाते हैं, हुआ? ठीक, बिल्कुल सही। अगर आप 90 सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोचा आपने, 90 बिल्कुल 90 होगा। कैसे? मुझे आर निकालना है, कैसे निकालेंगे आर? फॉर्मूला यूज करेंगे, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। μ1 जो हुआ वो क्या हो गया, μd, जो आई है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और जो μ2 है वो क्या है, μr साइन आर, μd। साइन थीटा सी, साइन थीटा सी क्या होता है, रेरर अपॉन डेंसर। तो यहाँ पे साइन थीटा सी अभी जस्ट पढ़ा हमने, साइन थीटा सी क्या होता है, रेरर अपॉन डेंसर, ये होता है साइन थीटा सी।
दैट इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। अब यहाँ पे तुम देखो, तुम यहाँ देख सकते हो कि म्यू आर कैंसिल हुआ, म्यू डी कैंसिल हुआ, तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी 1, और साइन आर 1 हुआ। साइन आर एकदम क्लियर दिख रहा है कि साइन आर की वैल्यू क्या हुई 1, और साइन आर अगर 1 हुआ तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। आ गया आंसर, आर 90 डिग्री आया। और आर 90 डिग्री आने का मतलब कि लाइट रे जो है वो कहाँ निकल जाएगी, सरफेस के पैरेलल। लाइट रे ऐसे सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी। क्या ये लाइट रे दूसरे मीडियम में गई, यस या नो? क्या ये लाइट रे दूसरे मीडियम में गई? हाँ गई। अरे आई होता है फर्स्ट मीडियम में, आर होता है सेकंड मीडियम में। आर का आना प्रूफ करता है कि लाइट रे दूसरे मीडियम में गई, और कितने एंगल पे गई, 90 डिग्री पे गई। तो बिल्कुल लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही, और कितने एंगल पे जा रही, 90 डिग्री पे। तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग अगर मान ली पूछ लिया एग्जाम में, मान ली बोर्ड में पूछ लिया, कहीं पूछ लिया एग्जाम में कि क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करो, तो क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर लाइट डेंसर से आए, और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए 90 डिग्री, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। जब R 90 हो तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। R 90 हो गया। तो बताओ, अगर मैंने सिर्फ कह दिया, अगर मैंने कह दिया कि I इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, तो क्या तुम सिर्फ तुरंत I इक्वल टू क्रिटिकल एंगल सुनते ही क्या तुम R 90 बोल दोगे? I इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल सुनते ही क्या तुम R 90 बोल दोगे? क्या बोलो, जवाब दो। नहीं नहीं, I नहीं, तुम्हें दो बात बोलनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि लाइट रे कहां से कहां जा रही हो, डेंसर से रेरर, और दूसरी बात कि I क्या हो, क्रिटिकल एंगल। अगर ये दोनों बातें पूरी होती हो तब जाके R क्या होगा 90। डेंसर से रेरर वाली बात मत भूलना कि लाइट डेंसर से रेरर जाए और I क्रिटिकल एंगल हो तब R 90 होगा, तब R की वैल्यू क्या होगी 90। चलो यहाँ पे बात लिखी भी हुई है, तुम यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है। If light rays are incident from denser medium side, if light rays are incident from denser medium side and the angle of incidence is equals to critical angle, angle of incidence is equals to critical angle, then angle of refraction becomes 90 degree। ठीक है, डेंसर से रेरर, लाइट रे कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही, डेंसर से आ रही और I क्रिटिकल एंगल हो तब जाके R की वैल्यू क्या होगी 90। ठीक ठीक है, हम लोग देख चुके हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि क्या होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, हम लोगों ने मिरर पढ़ते वक्त, रिफ्लेक्शन मिरर पढ़ते वक्त हम लोग देख चुके कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। अगर नहीं याद आ रहा कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ क्या हो रहा है तो मैं बता देता हूं। मान लो कि लाइट रे इधर गई, फिर किसी कारण से इधर गई, फिर किसी कारण से इधर गई, इधर गई। अगर हम लोग लाइट रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे, एक बार अगर तुमने रिवर्स कर दिया तो फिर उसके बाद अपने आप क्या होगा, उसके बाद अपने आप लाइट रे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से लाइट रे वापस लौट जाएगी। यही कहलाता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, जैसे लाइट रे आई थी एग्जैक्टली वैसे ही लाइट रे वापस लौट जाएगी। तो इससे क्या होगा, मान लो कि ये कोई सरफेस है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री। ऐसे ही मान लो कि ये वाटर है और ये एयर है, ऐसे ही मैं ले रहा हूं, मान लो कि वाटर और एयर। वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, तो एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 40। तो अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो लाइट जैसे गई थी वैसे ही वापस लौटेगी। तो इस रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से क्या हो गया कि अगर एयर में I 40 है तो वाटर में R कितना होगा 30। फिर से देखो, फिर से पहले क्या दिया था, इफ इन वाटर I कितना है 30 तो एयर में R क्या था 40। ये तो पहले से दिया था क्या कि वाटर में अगर I 30 है तो एयर में R 40 होगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ कहता है कि अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से अगर एयर में
आई एयर में आई 40 है तो ऑटोमेटिकली वाटर में जो आर आएगा, जो वाटर में आर आएगा वो कितना आएगा 30। तो देखो उसका फायदा क्या है, यहां देखते हैं। अभी हमने देखा लाइट रे अगर डेंसर से जाए और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो जो आर होगा आर वो कितना होगा 90 डिग्री। अब मैं रिवर्सिबिलिटी आप बात दिखाता हूं। अब यहां पर देखो मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो जैसे लाइट रे गई थी वैसे ही यहां पे लाइट रे वापस लौट जाएगी। अब इस लाइट रे को तुम देखो, अब इस लाइट रे के लिए, इस लाइट रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस लाइट रे के लिए, हाँ तो इस लाइट रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया वो कितना हो गया 90। रेरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 और डेंसर में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया थीटा सी। एक मिनट, ठीक। तो ये देखो डेंसर में क्रिटिकल एंगल तो रेरर में क्या था 90। तो रिवर्सिबिलिटी आप बात कहता है कि अगर रेरर में 90 है तो डेंसर में जो होगा वो क्या होगा क्रिटिकल एंगल। तो दोनों फिगर आपको ड्रॉ करना है, भूलना मत ये वाली बात भी कि अगर रेरर में 90 तो डेंसर में क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक। तो ये था हमारा क्रिटिकल एंगल। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक अच्छा क्वेश्चन है उसको करते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन में लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम जाने वाली है और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये एयर है और ये म्यू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है √2 और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, ऐसा दिया है। तो क्या लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो पूछा है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी बताओ। तो ठीक है चलो निकालते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर से डेंसर, और रेरर से डेंसर जा रही है तो भले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि लाइट रे रेरर से डेंसर जा रही है और रेरर से डेंसर जाने में लाइट रे बेंड करती किधर, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो आर की वैल्यू जो होगी वो आई से क्या होगी कम, आर की वैल्यू आई से कम होगी, ये आर आई से कम होगा बिल्कुल, ठीक है। तो 90 का सवाल ही नहीं उठता, 90 का सवाल ही नहीं उठता, आर तो आई से भी क्या होगा कम, ठीक है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा के आर निकालेंगे, लेकिन आर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल दिया नहीं है तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया साइन थीटा सी। साइन थीटा सी इक्वल्स टू क्या होता है रेरर अपॉन डेंसर। रेरर कितना है, रेरर क्या है एयर और डेंसर कितना है √2। साइन थीटा सी कितना हो गया 1/√2। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल एंगल कितना हो गया 45, क्रिटिकल एंगल 45 हो गया। अब लगाते हैं आप स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होगा μ1 sin i, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, μ2 sin r। और i जो है वो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल 45 है तो ये 45 हो गया और साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 √2 कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन आर कितना हो जाएगा 1/2 और साइन आर की वैल्यू 1/2 तो आर की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 30 डिग्री। इस तरह से आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, 90 नहीं आया। क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म होती है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, देखते हैं वो क्या है वो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आज के लिए इतना ही।